हेलो, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का गणित पंथी यूट्यूब चैनल में। तो अभी हम टीईटी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। टीईटी के लिए हम गणित को कॉन्सेप्ट वाइज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बेस बना करके एक अच्छा प्रैक्टिस सेशन ले रहे हैं। इस क्रम में आज हम 5वीं क्लास करने जा रहे हैं। कल की क्लास में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जैसे एंगल्स के बारे में, कुछ त्रिभुज के बारे में, कुछ बहुभुज के बारे में, मतलब जो कॉन्सेप्ट्स, जो इम्पॉर्टेंट फार्मूला है या फिर कुछ थियरी है, कॉन्सेप्ट है, कुछ प्रैक्टिस सवाल, जो अच्छे सवाल प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वो हमने कुछ किया था। आज इस क्लास में हम पीछे का रिवीजन करते हुए आगे त्रिभुज के बारे में और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो मेरी कोशिश ये है कि आने वाले 2-3 क्लास में जो ये जियोमेट्री का और एरिया वगैरह वाले मेंसुरेशन, 2D मेंसुरेशन के क्वेश्चंस हैं, ज्यामिति के क्वेश्चंस हैं, कुछ क्षेत्रमिति के क्वेश्चंस हैं, इनको निपटा दिया जाए। तो मैं भी प्रीवियस ईयर को ही बेस बना रहा हूँ, जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, और आने वाले समय में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रख करके ही हम ये क्लास लगा रहे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है, आप कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया भी अपनी देते जाइए, और कुछ सुझाव या फिर आपकी कुछ तकलीफ़, आपको किसी चीज़ में और समस्या हो तो उसके बारे में भी आप बताते रह सकते हैं। तो ठीक है, अब हम क्लास शुरू करेंगे, तो बने रहिए, देखिए, और पीछे के सारे क्लासेस का रिवीजन ज़रूर कर लीजिए। और ख़ास बात जो बार बार मैं कह रहा हूँ, जैसे परसेंटेज है, तो परसेंटेज मैंने जो पहले से पढ़ा रखा है वो 4 क्लास आप ज़रूर देख लीजिए। मैं बोल रहा हूँ बार बार, 2 क्लास में ही आप अपने टीईटी के सिलेबस को लांघ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो इस बात को आप बहुत ही अनिवार्य समझिए, जो मैं बोल रहा हूँ ये आप, इसका महत्व तो आप समझेंगे जब आप जाके उस क्लास को देखेंगे। तो प्लीज़ आग्रह है, जाके उसको ज़रूर देखिए। बाकी ये क्लास अब हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हुए चलेंगे कि पीछे वाली क्लास में हमने क्या क्या अभी तक पढ़ लिया है। हमने कल कोण के बारे में पढ़ा था, कोण कितने प्रकार के होते हैं, उन सब के बारे में डिटेल से हमने देखा था। फिगर को भी हमने समझा था, फिर पूरक, कोट पूरक, संपूरक, ये सब क्या होता है सब देखा था, और सवाल भी उस पर लगाए हुए थे। हमने बहुभुज देखा, बहुभुज में विकर्ण देखे, बहुभुज में अब इंटरनल जो कोण होते हैं वो कैसे निकाले जाते हैं, पूरी कोणों की संख्या, बाह्य कोण क्या होता है, ये सब हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो ठीक है, ये हमने देखा था, मतलब जो त्रिभुज का निर्माण करते टाइम किन बातों का ध्यान रखना होता है, क्या मिलना अनिवार्य होता है, ठीक है। ये हमने बोला था कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस हैं जो पहले के कॉन्सेप्ट पढ़े गए हैं उसके ऊपर बताने हैं, तो वो मैं आगे बताऊंगा आपको। फ़िलहाल कल की चीज़ का रिवीजन पहले एक बार कर लेते हैं, मतलब कल के बेस पे जो और क्वेश्चन हैं, जैसे ये क्वेश्चन देखिए। अब आप पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश भी कीजिए, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, बाकी मैं सॉल्यूशन तो करवा ही रहा हूँ, ठीक है। तो क्या है इसमें, यदि किसी समबाहुभुज का एक कोण 165 डिग्री है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है, ठीक है। मैंने क्या आपसे बोला था, कुछ बहुभुज में इस तरह से बनता होगा बहुभुज, ठीक है, जो बहुभुज बनता होगा कुछ इस तरह से बन रहा होगा। अब कितनी भुजाएं होंगी ये सब हमको नहीं पता है, ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि बहुभुज इस तरह से बन रहा होगा। इसमें बोला है एक कोण 165 डिग्री है, ये एक कोण जो है 165 डिग्री बोला हुआ है। आपको याद होगा मैंने क्या बताया था, सभी बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 होता है, और ये जो पूरी बात है ये 180 होती है। तो अगर 165 हो गया तो ये कितना बचेगा, आप बोलेंगे जी ये आराम से आपको पता है 15 बच जाएगा, 15, ठीक है। सभी बाह्य कोणों का योग 360 होता है, एक 15 है, सब मिला के 360 होने हैं, एक 15 है, तो कितने ऐसे होने चाहिए, 15 दूनी 30, 6 15 चौक के 60, यानी कि 24 ऐसे कोण बनने चाहिए, ठीक है, तब जाकर के 360 होगा 15-15 डिग्री का। यानी कि 24 कोण कब बनेंगे, जब 24 भुजाएं दी गई होंगी, ऐसे 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 ऐसे, मतलब जो बहुभुज बना होगा, ठीक है।
तो ये मैं कल से ही बता रहा हूँ, तो आपको कोई तकलीफ़ इसमें नहीं होनी चाहिए। अगर तकलीफ़ हो रही है तो कल की क्लास को एक बार फिर से आप ज़रूर देखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 60 डिग्री है तो बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी? ये कल भी हमने किया हुआ था, फिर भी देख लीजिए। प्रत्येक बाह्य कोण 60 डिग्री, सारे बाह्य कोण मिला के कितना होना चाहिए? 360। प्रत्येक जो है वो 60 है, कितनी भुजाएं होंगी? 6 36, यानी कि वही खष्टभुज वाला है, वैसे बना था ना, यही वाला बना था, यही बोल रहा है। तो ये 120 इसमें होता है, ये 60 होता है, यही बाय वाला बोला है 60 60 है। तो कितना चाहिए? 6 बार चाहिए। एक बार यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा और यहाँ बनेगा। 1 2 3 4, कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6, 6 बाय कोण बन गया 60 डिग्री का 360 के लिए। फिर देखिए, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप 9 डिग्री है। बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? ठीक है, प्रत्येक बाह्य कोण फिर 9 डिग्री, फिर बात वही है, सारे बाह्य कोण मिला के 360 होने चाहिए। प्रत्येक 9 है तो 9 चौक 36, 40 डिग्री, मतलब सॉरी 40 बाह्य कोण बनने चाहिए, यानी कि 40 भुजाएं होंगी उसमें। ये भी एक आसान क्वेश्चन था। अब हम कल एक क्वेश्चन पढ़े थे, आप पहले उसको देख लीजिए। कल हमने, हाँ, ये वाला जो पढ़ा था, जो आपको मैंने 2 चीज़ें बताई थी कि हमेशा त्रिभुज की 2 भुजाओं का सम योग जो होता है वो तीसरी से बड़ा होता है, लेकिन 2 भुजाओं का जो अंतर होता है वो तीसरी से हमेशा छोटा होता है। इसी कॉन्सेप्ट पे आपका अगला क्वेश्चन है, काफ़ी बेहतर क्वेश्चन है। आप इसको खुद से भी लगाने की कोशिश कर सकते हैं। आप देखिए क्या बोला है। एक त्रिभुज की रचना की जानी है, ठीक है, जिसकी भुजाएं 2p-1 सेंटीमीटर और 2p+1 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की रचना के लिए p का मान सदैव कितना होना चाहिए? आप एक बात बताइए, आपको ये तो पता है ना, इसका और इसका अगर सम किया जाए ठीक है, अच्छा, इसका और इसका अगर सम किया जाए तो 12 सेंटीमीटर से तो बड़ा होना चाहिए, 100% आपको पता है। तो जोड़ दीजिए दोनों को, 2p-1 प्लस 2p+1, ये किससे ज़्यादा होना चाहिए? 12 से तो ये ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बोलेंगे 2p मिलके कितना होता है? 4p, -1 + 1 ख़त्म हो जाता है तो 12, p 4 3 12, मतलब 4 इधर जाके ये हो जाएगा ना, इसको आप कैसे लिखेंगे? p 12/4, तो 4 से कट जाएगा यानी 3। अब आप क्या कहेंगे कि भैया p का मान जो है ना ये 3 से अधिक होना चाहिए, मतलब 3 से अधिक होना चाहिए p का मान। तो ये भी बहुत हल्का सा ही क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ, अब हम त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा विस्तार से पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके क्षेत्रफल वगैरह के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं उनको बनाने के लिए थोड़ा त्रिभुज हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हम पेन ले लेते हैं थोड़ा रंग बिरंगा सा, ये रहा, मोटाई भी कर देते हैं इसकी 7, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या जानना चाहिए? सबसे पहले आप जानिए त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार, ठीक है। तो टोटल होते हैं 6, टोटल जो होते हैं 6 प्रकार, जो 2 आधार पे होते हैं। पहला क्या आधार है? पहला होता है भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, ठीक है। ये होते हैं 3 प्रकार। कौन कौन से? अब बोलेंगे। पहला क्या होता है? देखिए, पहला बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है, मतलब तीनों भुजाएं बराबर हों, तीनों साइड्स मतलब भुजाएं सेम लंबाई की हों,
ठीक है। फिर जो सेकंड होता है समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। मतलब कोई दो भुजाएं बराबर हो, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसको क्या बोलते हैं? आइसोसेल्स ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा, आप एक बात बताइए, मैंने ये बनाया था ना समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं इसकी जो बराबर थी, एक मिनट, तीनों भुजाएं इसकी बराबर थी। यहाँ पे मैं बोलूँगा कि कोई दो भुजा बराबर हो। आप एक बात बताइए, जो ये समबाहु त्रिभुज है, क्या इसको भी आप समद्विबाहु बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। सारे समबाहु त्रिभुज जो है ना, वो समद्विबाहु होते ही होते हैं, ठीक है। मैंने आपको एक बात बताई थी, आमने सामने, लेकिन कोई भी मतलब सभी समद्विबाहु त्रिभुज जो है वो समबाहु नहीं हो सकता है। इसमें देखिए, दो भुजा बराबर है, तीसरी अलग भी हो सकती है और तीसरी बराबर भी हो सकती है, इसीलिए इसमें दोनों कंडीशन है। लेकिन इसमें तीनों बराबर होती है, इसलिए कोई दो तो हमेशा बराबर रहेगी, ये इसलिए समद्विबाहु भी हो सकता है। अब मैंने एक बात आपको बताई थी, बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, मतलब ये कोण और ये कोण हमेशा बराबर होंगे। इसमें तीनों बराबर है तो तीनों के सामने का कोण बराबर होगा, इसलिए 60 60 60 180 होता है। तीसरा क्या प्रकार होता है? तीसरा बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। मतलब इसको बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल, ठीक है। इसमें कोई भुजा बराबर नहीं होती है, तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की, तीनों साइड्स डिफरेंट लेंथ की होती हैं, लंबाई की होती हैं, ठीक है। ये हो गया विषमबाहु। अब होता है दूसरा वाला, कोण के आधार पे। कोण के आधार पर तीन प्रकार, ठीक है। पहला क्या? न्यून कोण, पहले को बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज मतलब बोल देंगे इसको हम एक्यूट ट्रायंगल, जैसे एक्यूट एंगल होता था ऐसे एक्यूट ट्रायंगल। इसकी क्या खासियत होती है? इसकी खासियत होती है तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, ठीक है। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, ठीक है। इसमें क्या होता है? कोई एक कोण 90 डिग्री हो, ठीक है। तीसरा होता है, इसको राइट एंगल बोलते हैं, ये भी लिख देता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। कोई एक कोण 90 डिग्री से
अधिक हो। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज। तो ये आपने क्या पढ़ लिया, त्रिभुजों के पूरे प्रकार 6 के 6। अब मैं आपको बताता हूँ क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या कॉन्सेप्ट होता है, सब में मैं बताऊंगा अलग अलग तरीके से। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये देखिए बेसिकली क्या होता है ना, जो जनरल फार्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, ये जनरल फार्मूला होता है। मतलब कोई भी आपको अगर त्रिभुज दे दिया जाए, कोई भी आपको अगर ऐसे त्रिभुज बना के दे दिया जाए, कोई आड़ा तिरछा सा, जैसे ये हुआ, तो ये जो ऊंचाई होगी ना, ऊंचाई हमेशा 90 डिग्री बनाती है आधार के साथ, तभी वो ऊंचाई मानी जाती है। तो इसका अगर ये ए हो और ऊंचाई h हो, तो इसको हम लिख देंगे इसका एरिया 1/2 गुणे ए गुणे h। ये कहने का मतलब था। ठीक है, ये होता है जब हमें आधार पता हो तब। दूसरा जनरल फार्मूला बता रहा हूँ, दूसरा जो सब पे लगता है, जिसको बोलते हैं हेरोन्स फार्मूला। ठीक है, स्पेलिंग शायद हेरोन्स होती है ऐसे, हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला में क्या होता है, हेरोन्स फार्मूला में आपको जानना होता है यस। यस क्या है, यस को बोलते हैं अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप होता है यस। तो ये कैसे निकलता है, सिंपल है। कोई त्रिभुज अगर दे दिया जाए जनरल सा बना करके, कोई भी त्रिभुज आपको जनरल सा दे दिया जाए, ये ए हो साइड, बी हो साइड और सी हो साइड, तो एस क्या होता है, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। ठीक है, अब हेरोन्स फार्मूला क्या होता है, ये देखिए, इसको बोलते हैं अंडर रूट, ऐसे लिखते हैं इसको, त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये होता है हेरोन्स फार्मूला। ठीक है, अब इतने के आधार पे पहले हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जो क्वेश्चन हमारे सामने एक पड़ा हुआ है, मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ पहले, फिर हम देखेंगे अलग अलग त्रिभुज के ऊपर इसको कैसे यूज़ कर पाएंगे। तो पहले एक आसान वाला करेंगे। अच्छा ये देख लीजिए, यहाँ तो सिंपल दे दिया है, एक त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप क्या बताएंगे, आपने क्या पढ़ा, त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 गुणे आधार 12 सेंटीमीटर, आधार गुणे ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, 2 छक्के 12 बराबर 48 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखिए आप कॉन्सेप्ट अगर पढ़े रहेंगे तो सारे क्वेश्चंस आप एकदम चुटकी बजा के बनाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन था, कहाँ गया, देखिए ये सवाल है। देखिए जब भी कभी सवाल आता है ना, तो आपको पहले चेक करना चाहिए त्रिभुज क्या है। अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है पाइथागोरस थ्योरम और समकोण त्रिभुज के बारे में, अभी आगे मैं बताऊंगा, लेकिन आपको चेक करना चाहिए, क्योंकि समकोण त्रिभुज अगर मिल जाता है तो क्षेत्रफल निकालना काफ़ी आसान हो जाता है। इस केस में थोड़ा सा आपको, आप जब देखेंगे तो यहाँ समकोण नहीं बन रहा है, क्रमागत भुजाएं दी हुई हैं, क्रमागत संख्याएं हैं, तो यहाँ पे सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो हेरोन्स फार्मूला होता है। हेरोन्स कौन सा है, अभी जो आपने ये पढ़ा। ठीक है,
देखिए सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, एस निकालेंगे। एस इज इक्वल टू 13 + 14 + 15/2, ठीक है। 13 14 27 और 15 42/2 बराबर 21। अब आप निकालेंगे क्षेत्रफल। क्या करेंगे इसके लिए, वही बात, हेरोन्स फार्मूला यूज करेंगे। एस मतलब फार्मूला लिख दूँ फिर से एक बार, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे एस, अरे अच्छा नहीं बनता है, ठीक है। सबसे पहले आप लिखेंगे एस 21 गुणे एस माइनस ए क्या है 13, 21 में से 13 जाएगा तो कितना होता है 8, गुणे 21 में से 14 जाएगा, बी जाएगा मतलब 7, गुणे 21 में से 15 जाएगा 6। अब देखिए क्या करना होता है ना, जब करनी से कुछ बाहर निकालना हो तो सबका जोड़ा मिलना चाहिए, जो स्क्वायर बनेगा वो बाहर आ जाएगा। तो इसको आप तोड़िए, कैसे तोड़ेंगे, इसको आप लिख देंगे 7 गुणे 3, इसको क्या लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 7 है, ये 2 गुणे 3 है। अब आप एक चीज़ देखिए, 7 का जोड़ा मिल गया आपको 7 के साथ, 3 का जोड़ा आपको मिल गया 3 के साथ, 2 2 अपनी जोड़ी बना लिए और 2 और 2 अपनी जोड़ी बना लिए, मतलब ये एक 3 बाहर आ गया, यहाँ से 7 बाहर आ गया, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 2 आ गया। तो टोटल कितना बाहर आ गया कड़ी से, एक 7 आ गया, एक 2 आ गया, एक 3 आ गया, एक और 2 आ गया। तो 3 दूनी 6, 14 छक 84, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो हमेशा याद भी रहता है, 13 14 15 का 84 आता है। अच्छा, अब एक सवाल पहले और देखते हैं, फिर मैं आपको आगे कॉन्सेप्ट और बताता हूँ। अच्छा ये देखिए, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 100 स्क्वायर सेंटीमीटर है अगर इसका आधार इसकी ऊंचाई का दोगुना है, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है, आधार ऊंचाई का दोगुना है। अगर हम आधार को बेस मान लें, जैसे कुछ एक ऐसे त्रिभुज रहा होगा, ये इसकी एच रही होगी, ये ए रहा होगा, बी सी जो भी रहा हो, ठीक है। मतलब ये क्या कह रहा है, अगर हम ए को एक्स समझ लें, इसका आधार इसकी ऊंचाई का दोगुना है। पहले ऊंचाई को अगर हम इसको एक्स समझ लें तो ये 2x हो जाएगा। आधार जो है ऊंचाई का दोगुना है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला हमें लगाना है, क्या होता है 1/2 गुणे, अब यहाँ पे आप हिरोन्स नहीं लगाएंगे ना, आपको आधार और ऊंचाई पता है, आधार ऊंचाई का ही यूज करना है। तो 1/2 गुणे आधार क्या है 2x है, ऊंचाई क्या है x है, क्या आना चाहिए 100 आना चाहिए। 2 से 2 काट दीजिए, x की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। क्या पूछा था आपसे, इसकी ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई को आपने x माना था, x की वैल्यू 10 आ गई। तो आसान लग रहा होगा आपको, ये सारी चीज़ें बहुत आसान है, बेहद आसान है। ये देखिए, एक त्रिभुज की भुजा का अनुपात 3 4 5 है और इसका परिमाप 36 सेंटीमीटर है, ठीक है। परिमाप इसी में तो बटा होगा, ए संबंधे बी संबंधे सी जो दिया हुआ है, 3 संबंधे 4 संबंधे 5 दिया हुआ है, और इन तीनों को जोड़ने पे 36 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो 3 4 5, 5 4 9 3 12, 12 की वैल्यू दी हुई है 36 सेंटीमीटर। एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये एक का मतलब 3, तो 3 का मतलब आप बोलेंगे 9, एक का मतलब 3 तो 4 का मतलब बोलेंगे 12, एक का मतलब 3 तो 5 का मतलब 15। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए यस 9 12 15। तो 9 12 15 पे अब आपको मैं इसको हिरोन से भी लगा के बताता हूँ, लेकिन एक बात और है, 3 4 5 हमेशा समकोण त्रिभुज का वो होता है, मतलब फॉर्मेट होता है, समकोण त्रिभुज का अनुपात होता है भुजाओं का 3 4 5। तो समकोण त्रिभुज जो है ना ऐसे बनता है, यहाँ से जैसे अब इसकी भुजा एक है 9, ये हमेशा समकोण में 90 होता है, मैंने बताया आपको अभी प्रकार में, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 15। इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे 9 का स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं बेस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं
हाइट बोलते हैं, ठीक है, आधार ऊंचाई, और ये होता है कर्ण हाइपोटेनस। तो इसको ठीक है, इसको आप ए समझिए, ABH। वैसे इंग्लिश में बोलते हैं बेस, परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस आधार, ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है, ये ए होता है शायद, पता नहीं, एच होता है हाइपोटेनस, ठीक है। तो आप ये समझिए, इसमें एक जो जनरल पाइथागोरस जो थियरम होता है, चलिए यहीं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से समकोण तो समझा देता हूँ। पाइथागोरस प्रमेय ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, जो दूसरा कलर देता हूँ, परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है प्लस जो बेस का स्क्वायर होता है, दोनों का जो सम होता है, ये हमेशा हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब अगर आपको हाइपोटेनस निकालना हो तो आप क्या करते हैं, आप रूट ले लेते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर का और बेस स्क्वायर के सम का, ठीक है, ओके। और इसका जो क्षेत्रफल होता है, आपको पता है हर त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक ही फार्मूला होता है, क्या? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो इसका आधार 12 होता है, ऊंचाई इसका 9 है, क्योंकि ऊंचाई हमेशा 90 डिग्री गिरती है, तो ये 9 हो जाता है। तो 2 छक्के 12, 9 छक 54, ठीक है। अब चूंकि मैं आपको हीरोन्स फार्मूला भी सिखा रहा था, तो आप हीरोन्स के लिए ऐसे भी आप देख सकते हैं कि 9, 12, 15 आपको मिल गया था, तो आप पहले एस की वैल्यू निकाल लेते। एस की वैल्यू क्या आती? 9, 12, 15, तो 12, 9, 21 और 15, 36, 36/2 करते तो आ जाता है 18। अब आप निकालते हैं अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आप क्या करते? आप बोलते यस, मतलब 18 गुणे 18 में से पहले माइनस करते कितने को? 9 को, तो आता 9। फिर 12 को माइनस करते तो 6 आता, फिर 15 को माइनस करते तो 3 आता। अब फिर वही बात होती, ये देखिए 6 त्रिक 18, एक और 18 है, तो एक 18 तो बाहर आ जाएगा जोड़ा बना के, और 9 में 2 बार 3 आता है, तो यहाँ 3 बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 54। लेकिन बस समकोण त्रिभुज में तो एकदम ये रूल फॉलो करता है, मतलब समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे बेस गुणे परपेंडिकुलर, वही आधार गुणे ऊंचाई, लंब गुणे आधार, जो भी आप कह लीजिए। तो समकोण त्रिभुज तो इस क्वेश्चन के माध्यम से ही फिनिश हो गया, क्या ही बोला जाए, कुछ था ही नहीं इसमें। अभी क्षेत्रफल के हिसाब से और क्वेश्चंस जो बन सकते हैं। अच्छा, अब ये प्रश्न आप देखिए, बहुत खूबसूरत प्रश्न है ये। अगर मैं एक त्रिभुज बनाऊँ, मान लो मैं अगर एक त्रिभुज बनाता हूँ, ठीक है, मैं बोलता हूँ कि यहाँ से हम लंब डाल देंगे इसके ऊपर, यहाँ से हम लंब डाल दें इसके ऊपर, और यहाँ से हम लंब डाल दें इसके ऊपर। तो पहले तो ये लंब केंद्र बनता है, ये सब मैं बाद में आपको केंद्र समझाने वाला हूँ, लेकिन आप समझिए कि ये सब लंब हैं, ठीक है। मैंने आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए जो लंब ये पड़ता है, लंब मतलब परपेंडिकुलर, हमेशा 90 डिग्री पे ऊंचाई गिरती है, ऊंचाई, इसको बोलेंगे ऊंचाई, ठीक है। अब इस त्रिभुज को आप किसी भी साइड अगर रोटेट कीजिए तो ऊंचाई हर जगह वही रहेगी। जैसे मैं देखता हूँ रोटेट हो सकता है क्या? नहीं, यहाँ से तो नहीं, छोड़िए। मतलब ऊंचाई जो है तीनों भुजाओं के लिए वही रहेगी। तो अगर मैं बोलूँ ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए से अगर निकालूँ, इसको अगर मैं आधार मानूँ, तो आप क्या बोलेंगे? त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? 1/2 गुणे आधार मतलब ए गुणे ऊंचाई इसकी वाली जो है, यहाँ पे ऊंचाई जो इसकी है, आप मान लीजिए ये वाली ऊंचाई जो है ये h1 है, ठीक है। ये वाली ऊंचाई आप मान लीजिए h2 है, इसको नहीं h2 मानिए, इसको मान लीजिए जो a पे पड़ी है h1 है, जो b पे पड़ी है h2 है, और जो c पे पड़ी है h3 है। तो अगर मैं a को बेस मानता हूँ,
तो आप बोलोगे ना 1/2 गुणे आधार गुणे इसकी वाली ऊंचाई h1, ठीक है। ये क्षेत्रफल इसी त्रिभुज का एक और तरीके से तो निकाल सकते हैं 1/2। अब हम बेस मान लेते हैं b को, तो b वाली ऊंचाई क्या है, ये है h2, ठीक है। अगर हम फिर से यही क्षेत्रफल बराबर ही समझें, मतलब क्षेत्रफल फिर से निकालना चाहें, तो अगर हम इसको बेस मान लें c वाले को, तो c बेस हो गया। इसकी ऊंचाई कितनी है, ये वाली निकालें h3। तो कहने का मतलब क्या है, अब आप a की जगह पे समझिए, यहाँ पे दिया हुआ है 35, ठीक है। b की जगह पे दिया हुआ है मान लीजिए 54, ठीक है। c की जगह पे दिया हुआ है 61, ऐसे कुछ दिया हुआ है। तो ये पूछा है अधिकतम शीर्ष लंब की लंबाई क्या है। अब देखिए ये बोला है अधिकतम शीर्ष लंब की लंबाई क्या है, ठीक है। एक फिगर से मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। मैं अगर बोलूँ आपसे कि a गुणे b जो है ये c गुणे d के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ, इसको आप ऊंचाई समझिए h1, इसको भी आप ऊंचाई समझिए h2। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि ये 6 है, ठीक है, और ये आपका 14 है, ठीक है, और ये 12 है, ये 7 है। तो आप एक चीज़ आप बताइए, 14 छक 84 ये भी है, 12 7 84 ये भी है। मैंने क्या देखा, मैं ये देख रहा हूँ जब भुजा छोटी है तो ऊंचाई जो है वो बड़ी आ रही है। जब ये छोटी है तो ऊंचाई बड़ी आ रही है, जब ये हमने बड़ा कर दिया तो ऊंचाई ऑटोमेटिक छोटी हो गई, ठीक है। अब अगर ये त्रिभुज रहा हो कुछ भी, एक त्रिभुज ये कुछ भी रहा हो, ठीक है, यहाँ से एक लंब इस पे यहाँ से अगर एक लंब इस पे पड़ा रहा हो, यहाँ से अगर एक लंब इस पे पड़ा रहा हो, यहाँ से अगर एक लंब इस पे पड़ा रहा हो, तो आप क्लियर एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ये भुजा सबसे छोटी लग रही है, तो इसी को शीर्ष लंब बोलते हैं। इस शीर्ष से इस पे लंब डाला जाता है, इस शीर्ष से इस पे लंब डाला जाता है, तो इसको शीर्ष लंब बोलते हैं। आप एक चीज़ देखिए, जो भुजा सबसे छोटी है इस पर ही पड़ने वाला शीर्ष लंब सबसे लंबा है। देखिए ये सबसे बड़ी है तो ये सबसे छोटी दिखाई दे रही है, ये वाली सबसे बड़ी है। तो ये देखिए यही चीज़ मैं समझा रहा हूँ, साइड जितनी छोटी होगी लंब जो है उतना बड़ा होगा, साइड जब बड़ी होगी तो लंब छोटा होगा। तो आप एक बात बताइए, इसमें किसके ऊपर सबसे बड़ा शीर्ष लंब पड़ेगा? जो साइड सबसे छोटी होगी, तो 35 वाले पे ही शीर्ष लंब पड़ेगा, 61 वाले पे सबसे छोटा शीर्ष लंब पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए क्षेत्रफल निकालने के लिए आप इसमें दो चीज़ का सहारा लेंगे। आप एक तरफ निकालेंगे यस वाले माध्यम से क्षेत्रफल, कैसे निकलेगा? जैसे पहले एस वाला देखिए, एस की वैल्यू क्या होगी? 35 54 61, सम कितना होता है? 35 + 54 + 61 बट्टे 2। तो 5 4 9 1 10 0 80 लगाए, 3 1 4 5 9 6 15, 150 बट्टे 2 बराबर कितना आया? 75, ठीक है। ये आ गई यस की वैल्यू। अब हम त्रिभुज का दोनों फार्मूला निकालेंगे, दोनों फार्मूले से क्षेत्रफल निकालते हैं। कैसे? एक लगा देंगे यहाँ पे अपना यस वाला कॉन्सेप्ट। यस कितना है? 75 गुणे यस में से 35, मतलब 75 में से 35 निकाल देंगे तो बचेगा 40, गुणे 54 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 21, गुणे 61 अगर निकालेंगे तो कितना बचेगा? 14, बराबर। अब क्षेत्रफल हम एक और तरीके से निकालेंगे, 1/2 गुणे आधार। किसका शीर्ष लंब अधिकतम होने वाला था? आपको मैंने बताया 35 वाले का। देखिए सबसे छोटी साइड का शीर्ष लंब सबसे बड़ा था, तो 35 वाले का शीर्ष लंब सबसे बड़ा होने वाला था। तो आप क्या करते? आप रखते 35, ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई, यही आपको नहीं पता है ऊंचाई। सॉल्व कर दीजिए इसको। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे।
फिर वही बात 75, 75 को आप कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणे 25, 25 इसलिए क्योंकि 25 में ऑलरेडी 2 बार 5 है, तो 25 का 5 बाहर आ सकता है, गुणे 40 को कैसे लिखेंगे, 5 गुणे 8, गुणे इसको कैसे लिखेंगे, 7 गुणे 3, फिर गुणे 14 को 7 गुणे 2 इज इक्वल टू 1/2 गुणे 35 गुणे h। अब देखिए 3 अपना जोड़ा बना लेगा इसके साथ, 25 में ऑलरेडी 5 2 बार है तो इसका जोड़ा बन गया है, ये वाला 5 बच गया ठूठा सा, 8 दूनी 16, 16 मतलब ये भी पूर्ण वर्ग होता है तो 4 बाहर आ जाएगा, तो एक 3 को बाहर लाएंगे गुणे दूसरे 5 को बाहर लाएंगे गुणे 8 दूनी 16 में से 4 को बाहर लाएंगे, और 7 का अपना 7 के साथ बन गया था तो 7 को बाहर लाएंगे, कड़ी में अकेला कौन बच गया, ये वाला 5, इसको कोई नहीं मिला, तो 1/2 गुणे आधार कितना था 35 गुणे ऊंचाई। अब काट दीजिए, 7 × 35 से 35 शहीद हो गया, 2 इधर आ जाएगा तो 4 या 12 दूनी 24, 24 करनी में 5 हो जाएगा h। यही सबसे बड़ा शीर्षलंब होने वाला था। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपने क्या क्या सीखा, एक तो किसी भी ऊंचाई को और बेस के साथ लगा करके आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट आपने क्या सीखा कि जो सबसे छोटी भुजा होती है उस पर पड़ने वाला शीर्षलंब सबसे बड़ा होता है, ठीक है, ये दूसरा चीज़ आपने सीखा। और किस तरह से आपने एक सवाल में 2 फार्मूला लगा करके क्षेत्रफल निकाला, उससे आप वैल्यू निकाले, आप ये सीख गए। तो ये बहुत दमदार और अच्छा क्वेश्चन था और मैंने खुद से कहीं से नहीं लाया हूँ, ये आपके टीईटी के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी अच्छा भी है, तो करने में आपको मज़ा भी आएगा। हाँ, अब यहाँ पे देखिए आप, मैंने आपको क्या बताया था, पाइथागोरस थ्योरम मैंने बताया था कि क्या बताया था, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। आप यहाँ पे चेक कीजिए, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और 17 एच का स्क्वायर कितना होता है, मतलब 17 का स्क्वायर 289। ये आपको याद होना चाहिए। इसको जोड़िए, ये भी 289 है, बराबर 289। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, यहाँ से आपको पता चला कि ये तो समकोण त्रिभुज है, ये तो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो आपको कुछ करना ही नहीं, आपको पता है कि ये कर्ण है, ये P होगा, ये B होगा, जो भी आप मान लीजिए। तो 1/2 गुणे 8 गुणे 15, P गुणे B, आधार गुणे ऊंचाई, 2 चौक 8, 15 चौक के 60, 60। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैं एक चीज़ आपको बताना भूला था ना, एक चीज़ रुकिए, जो सवाल था, हाँ, इस सवाल में मैंने मतलब आपको करके नहीं बताया था, अच्छा बताया तो था, 64 और 25, ठीक है। ये तो इस सवाल में मैंने आपको 3 4 5 मतलब 9 12 15 जो था, इसको मैंने करके नहीं बताया था, समकोण क्यों बन रहा था। 9 9 81 होता है, प्लस 12 बराबर 144 होता है, बराबर 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो आप एक चीज़ देखिए, 81 और 44, 4 1 5, 8 4 12, 2 8 लगाए, 1 1 2, इसके बराबर है ना। इसीलिए 3 4 5 में देखिए 3 4 5, ठीक है, और 8 15 17, इस दोनों अनुपात में आपको बहुत सारे मतलब ये ट्रिपलेट बोलते हैं इसको, ठीक है, त्रिक बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे। जैसे 3 4 5 में सब में 2 का गुणा कर दीजिए, 6 8 10 बहुत फेमस है, 3 का गुणा कर दीजिए, 9 12 15 बहुत फेमस है, ठीक है, 4 का गुणा कर दीजिए, 12 16 20, ये भी चलता है, 4 चौक 16, 4 पच्चे 20, 5 का करेंगे तो 15, ठीक है, 20 और 25, 8 15 17 में देखिए 2 का करिए 16 30 और 34, ठीक है। ऐसे जब भी आपको देखिए आप समझ जाइए कि ये जो है ना, ये पाइथागोरस प्रमेय फॉलो करेगा और यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन जाएगा। समकोण त्रिभुज का छोटा सा वो भी होता है निकालने का तरीका, जैसे मैं आपको बोलूँ 5 का यूज करके अगर आपको ट्रिपलेट बनाना हो, 5 का यूज करके तो कैसे बनाएंगे,
कोई मतलब नहीं है इसका, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है जानने के लिए। 5 जो है ये क्या है, ऑड है। ऑड है तो क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, आएगा 25। ठीक है, इस 25 को आप दो ऐसे नंबर्स में बांटिए जिनको जोड़ने पे 25 तो आए लेकिन उनका अंतर 1 हो, जैसे 12 13। अब ये ट्रिपलेट बन के तैयार हो गया 5 12 और 13 का। देख लीजिए 3 वाले पे चेक कर लीजिए, 3 त्रिक का 9, 9 को अगर बांटना हो 5 और 4, अंतर है ना 1 का, 1 का अंतर है ना, 1 का अंतर है ना, तो ये भी बन गया 3 4 5 का। ठीक है, आप और देख सकते हैं 7 का, देख लीजिए 7 का स्क्वायर 49 होता है। 25 24 में बांट सकते हैं, अंतर 1 का है ना, तो 7 24 25। अच्छा, आप सोचते होंगे अंतर 1 का बांटना कठिन लग रहा होगा आपको। जैसे आप एक नंबर लीजिए 9, 9 का स्क्वायर 81। अब इसको अंतर 1 में बांटना, मैं आपको बताता हूँ, हमेशा ना 2 लोगों में आपको 81 टाफी बांटनी है, किसी एक को एक ज़्यादा देना है। तो आप एक काम करो ना, पहले किसी एक को एक ज़्यादा दे दो। अगर इसमें से आप एक किसी को ज़्यादा दे दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 80 बचेगा। ठीक है, 80 बचेगा तो आप एक को 40 दो, एक को 40 दो। अब जो एक ज़्यादा दिया था वो किसी एक को दे दो, तो अब ये आ गया 41 40 और ये 9 तो था ही, एक ट्रिपलेट ये भी बनता है। ये सब मैं आपको बता रहा हूँ विषम वाला। अब अगर आपको सम वाला जानना हो तो आप क्या करेंगे, सम वाला जानने के लिए मान लीजिए 4 है, 4 का स्क्वायर, इसके साथ कैसे करते हैं, 4 का स्क्वायर 16 आता है, इसको भी बांटिए, 2 का अंतर आना चाहिए, तो फिर वही काम करेंगे, मतलब 2 पहले किसी को दे दीजिए, बचेगा कितना 14, एक को 7 दीजिए, एक को 7 दीजिए। अब जो 2 दिए थे किसी एक को दे दीजिए, मतलब जो किसी को दिए तो रहेगा ही, तो 4 9 7, सॉरी, इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे 4 का स्क्वायर किए 16, इसका आधा करते हैं, 16/2 करिए, आएगा 8। अब इसको बांटना है ऐसे 2 नंबर्स में जिनका जोड़ 8 हो और उनके बीच का अंतर 2 हो, जैसे 5 और 3, तो फिर वही 3 4 5 वाला आपको मिल गया। सेम चीज़ फॉलो करिए 8 के साथ। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। ठीक है, 64 का आधा क्या होता है, 2 करिए तो 32। अब इसको ऐसे बांटना है, तो अब यहाँ पे मेरा वाला आप लगाइए, जैसे आपने किसी एक को पहले ही दे दिया, 2 का अंतर चाहिए था ना, तो 2 किसी के पास ज़्यादा रहेगा, जब 2 का अंतर होगा तो 2 पहले आपने किसी को दे दिया, अब आ गया 30। अब आप 30 को उठा करके 15 और 15 दे देंगे दोनों को, और किसी एक के पास 2 पहले से था तो 17 हो जाएगा वो, तो 8 15 17 वाला ये आ गया। देखिए कुछ भी आप निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका होता है ट्रिपलेट निकालने का, सम वाले के लिए ये और विषम वाले के लिए ये, बस जानने के लिए मैंने बताया। बाकी बहुत सारे फेमस जो आपको याद रहने चाहिए वो मैं बता रहा हूँ आपको। ये सब ट्रिपलेट जो है ना हमेशा याद रखना चाहिए, 40 41 9 वाला, 16 30 34 15 20 25, ये अनुपात तो आपको पता ही चल जाएगा, 8 15 17। तो अभी आपने समकोण के बारे में भी काफ़ी कुछ जान लिया है। मैं जब समरूपता पढ़ाऊंगा त्रिभुज की, अगले क्लास में शायद समरूपता तक पहुंचा जाएगा, तो आपको और भी डिटेल में चीज़ें पता चलेंगी। फिलहाल हम अच्छा ये भी निपट जाएगा, ये भी अभी तक जब जितना आपने सीखा है उसी में ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण, देखिए क्या बोल रहा है, समद्विबाहु मैंने आपको बता दिया है कि 2 भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये दोनों बराबर होंगी। अरे ये तो बड़ा ही रहेगा हर हाल में, तो इसको तो आप बराबर कर नहीं पाएंगे। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का है, समकोण भी है ये, समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 4 कड़ी में 2 सेंटीमीटर है। यहाँ पे देखिए अगर ये ए है तो ये भी ए है। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, चलिए करके ही बता देता हूँ, यहाँ पता ही चल जाएगा आपको इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप एक बात बताइए, इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर बराबर 4 कड़ी में 2 का स्क्वायर 100%। ये 2 ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 चौक 16 दूनी 32,
2 से 1 कट जाएगा 16 बार में। अब a इधर स्क्वायर है, उधर वर्गमूल हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4 होता है। देख लीजिए, यानी a क्या आ गया? 4 आ गया, 4 आ गया। यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक सी बात होती है। बेसिक सी बात क्या होती है कि जब कभी भी बोला जाए समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, जब ये बराबर हो ये बराबर हो, तो ये हमेशा a√2 ही होता है। जैसे यहाँ पे 4 था, 4√2 था, तो ये याद रखने वाली चीज़ है। अब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? वही 1/2 गुणे आधार 4 है, ऊंचाई भी 4 है, 4 चौक 16 का आधा 8 होता है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। मैं साइन कॉस ये सब चीज़ें अभी इसमें नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, क्लियर रख रहा हूँ। अभी तक मुझे टीईटी में वो सब चीज़ दिखी नहीं है, तो उसकी तरफ हम नहीं जाएंगे। अभी बेसिक से आप क्षेत्रफल से काम कर लो, अपनी 2D ज्योमेट्री 2D मेंसुरेशन में आपका काम हो रहा है। ठीक है, तो यही बेसिक है, यही मेन है। त्रिकोणमिति तो शायद नहीं आएगा, बाकी मैं अगर ज़रूरत होगी तो वो भी बता दूंगा, लेकिन लगता नहीं है मुझे। ठीक है, अब एक समबाहु त्रिभुज का कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, उसका क्षेत्रफल अलग एक फार्मूला भी होता है। अब वो हम पढ़ लें कि ना पढ़ लें, वो मैं सोच रहा हूँ। चलिए हम थियरी समझ लेते हैं, फार्मूला वगैरह देख लेते हैं समबाहु का भी। जैसे समबाहु त्रिभुज क्या है? तीनों साइड बराबर होता है, ए ए ए होता है। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें, इसकी भी तो ऊंचाई होगी, ये इसकी भी तो ऊंचाई होगी यहाँ से। ठीक है, ऊंचाई मतलब 90 डिग्री गिरती है, तो ये 60 है, ये भी 60 है। आपको पता है समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण 60 होते हैं। तो इसमें ये जो होता है ना 30 और 30। ठीक है, मतलब बात क्या हुई, ये 60 था, ये 90 था, तो ये 30 ही होगा। तो ये आपको पता ही चल गया। अब मेरे कहने का मतलब ये है, आप देखो ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये दोनों भुजा बराबर है। यानी अभी मैं जब आपको बताऊंगा सिमिलरिटी वगैरह तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन आप ये समझो कि अगर ये a होता है तो ये जो है ना a/2 हो जाएगा, और ये भी a/2 हो जाएगा। अब मैं आपसे अगर h निकालने की बात करूं, तो आप ये वाला ट्रायंगल बस देखो, एक साइड का मैंने h बताया, a/2 बताया, और ये a है, तो आप क्या निकालोगे? आप बोलोगे इसका स्क्वायर मतलब h² प्लस a/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। ये तो यही बन रहा है ना समकोण त्रिभुज। तो इसको आप कैसे करोगे? h² इज इक्वल टू a² पहले से था, ये a² हो गया, ये बट्टे 4 हो गया। ठीक है, तो h² इज इक्वल टू 4a² में से एक a² निकल जाएगा, इसका इसमें गुणा होता है, ये माइनस होता है, तो 3a² बट्टे 4। तो क्या आ गया? अब आप बोलोगे h का स्क्वायर आपको हटाना है, तो इधर आकर के कर्णी बन जाएगी, तो 3 तो कर्णी में रह जाएगा। ये a² था, इसका वर्गमूल a हो जाएगा, ये 4 है तो इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो आपने ऊंचाई का फार्मूला अभी पता कर लिया, h इज इक्वल टू √3a/2। ठीक है, अब क्षेत्रफल अगर आपको मैं निकालने को बोलूँ तो आपने तो पढ़ रखा है, 1/2 गुणे आधार है a गुणे ऊंचाई h थी, h की वैल्यू कर्णी में 3a/2। तो क्षेत्रफल क्या आ गया? देखिए कर्णी में 3 ऊपर है, a और a का गुणा हो गया a² बट्टे 4। ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, फार्मूला ऐसे आता है। ये जानना आपको ज़रूरी था। अब समबाहु त्रिभुज में आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी की चीज़ें जब केंद्र वगैरह के बारे में, और जैसे एक क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए क्या दिया है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितना रख दिया जाए? रख देते हैं 36 कर्णी में 3 रख देते हैं। 36 कर्णी में 3 है, सेंटीमीटर है,
तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, कैसे आप सॉल्व करेंगे। आपको तो पता है क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, कर्ण में 3/4 ए स्क्वायर भुजा स्क्वायर। कर्ण में 3 है, 4 है, गुणे ए क्या है 36 गुणे 36 गुणे, ठीक है, कर्ण में ही रह जाएगा ये। ठीक है, 36 कर्ण में 3 है ना, तो आप ऐसे ही लिखेंगे 36 कर्ण में 3 गुणे 36 कर्ण में 3 और कर्ण 3/4 ए स्क्वायर हो गया ना, ए स्क्वायर। तो 4 9 36, कर्ण में 3 का जब गुणा होता है तो 3 बन जाता है। कर्ण में 3 ऐसे ही रहेगा, गुणे 9 गुणे 36 गुणे ये कर्ण में 3 मिलके 3 बन गया। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो 36 3 108 होता है। कर्ण में 3 गुणे 9 गुणे 108, 9 8 72, 2 80 लगा 7, 9 0 0 7, 9 1 9 972, कर्ण में 3 इसका आंसर आ जाएगा। मैंने पहली बार में ज़्यादा बड़ा डाटा ले लिया, 6 भी हो सकता था, भुजा कुछ भी हो सकता था। तो ऐसे आप फार्मूला में रख करके निकाल सकते हैं। बाकी जब हम कल अब पढ़ेंगे हम इसके आगे की चीज़ें, जैसे कि केंद्र वगैरह के बारे में जब हम देखेंगे और कुछ एंगल वगैरह पे जो क्वेश्चंस आते हैं सीधे सीधे, जब उनके बारे में पढ़ेंगे तो थोड़ा और विस्तार से आपको चीज़ें पता चलेंगी। बाकी आज की क्लास में आपने बहुत कुछ सीखा, आप दोहराते रहिए, आप इसका रिवीजन ज़रूर करिए, क्लास को पूरा समझिए। मैं पढ़ाते पढ़ाते काफ़ी डिटेल में अभी जा रहा हूँ। अच्छा चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हुआ है पड़ा हुआ है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं 5 सेंटीमीटर और आधार 6 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ये होगा समद्विबाहु त्रिभुज, समान भुजाएं 5 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए 5 है, ये मान लीजिए 5 है, आधार बोला है 6 है। ठीक है, यहाँ से आप खींचेंगे, ये देखिए 90 है, ये 5 था, ये 5 था, इन दोनों के सामने जो है वो थीटा ही रहा होगा, बराबर होता है, समान भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। अगर ये बराबर है, इसमें 90 है, ये बराबर है, इसमें 90 है, तो ये दोनों भी कोण बराबर होगा। ठीक है, यानी कि क्या बताना, बस आप सीधा समझ लीजिए कि इसको मध्यिका बोलते हैं। मध्यिका वगैरह मैं कल आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन आप ये समझिए कि समद्विबाहु त्रिभुज में जो ऊंचाई होती है ना, ऊंचाई समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब जो डाला जाता है दोनों समान भुजाओं के उभयनिष्ठ शीर्ष से, वो सामने वाली भुजा को 2 भाग में बांटता है। जैसे अब यहाँ गिरा है तो ये इसको 3 किया होगा, इसको भी 3 किया होगा। ठीक है, देखिए निकालने के लिए आप इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते थे, कई तरीका है आपके पास निकालने के लिए। जैसे पहला मैं ये आपको बता रहा हूँ, आपको ये पता चल गया 3 5, तो अब एक ये वाला त्रिभुज आप देखिए, एक साइड वाला मैं आपको त्रिभुज साइड में निकाल करके दिखा देता हूँ। ये 5 है, ये 3 है, आपको पता है ये समकोण त्रिभुज है, आपने पढ़ा नहीं है 3 4 5 होता है, तो ये आपको पता नहीं चल गया 4 है, ये आपको पता नहीं चल गया 4 है। तो आधार 6 था, 1/2 गुणे आधार 6 गुणे ऊंचाई क्या थी 4 थी, 2 3 6 बराबर क्या आ गया 12। उत्तर। तकलीफ है कहीं से, कुछ भी नहीं है। ठीक है, बाकी इसमें आप वो हीरोन्स फार्मूला भी लगा सकते थे। जैसे S निकालते आप 5 5 10 6 16, 16 का आधा 8 हो जाता, क्षेत्रफल निकालते क्या हो जाता 8 रहता ही, 8 में से 5 निकालते 3 गुणे, फिर 5 निकालते 3 गुणे 6 निकालते 2, 3 3 मिल के बाहर आ जाएंगे, 8 दूनी 16 में से 4 बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 4 बाहर आ गया गुणे 3 बाहर आ गया, तो हो गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ख़त्म, बेहद आसान सवाल था ये भी। बाकी मैं आपको कल मध्यिका वगैरह के बारे में और डिटेल से बताऊंगा, ये 90 डिग्री कैसे बराबर बांटता है, ये सब आप सीख जाएंगे जब हम सिमिलैरिटी की तरफ जाएंगे तब। तो आज की क्लास आप लोग अच्छे से पढ़िए और पीछे वाली क्लासेस भी ज़रूर देख लीजिए। तो इसके बाद वाली क्लास में त्रिभुज पे हम और थोड़े खतरनाक टाइप के सवाल और थोड़े खतरनाक टाइप के कॉन्सेप्ट, जैसे मध्यिका की लंबाई निकालना, मतलब आपको मैं कम पढ़ा करके और बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको दे दूंगा, जिससे आप एकदम फुल प्रूफ होके जाएंगे। आप एग्ज़ाम में कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी त्रिभुज के चैप्टर में। लेकिन शर्त यही है कि आप इसको कितनी
सही तरीके से पढ़ते हैं, नोट्स मेंटेन करते हैं। अभी आपके पास लगभग 1 महीने से कम का टाइम है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए तो हो जाएगा। ठीक है, बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मैं लगातार मॉनिटर करके उसके बेस पे चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ और सिलेबस को उस हिसाब से कवर कर रहा हूँ जो भी कंटेंट उसमें दिया गया है। तो ठीक है, मिलते हैं 6ठी क्लास में। इसके बाद आप पढ़िए, अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।